हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। तो सबसे पहले सप्लाई मतलब क्या ये जान लेते हैं। सप्लाई refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for a sale at a given a price during a certain period of a time। इसी को सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई इस चैप्टर में हमने अब तक क्या देखा, सप्लाई शेड्यूल, उसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा, उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने एजम्पशन ऑफ लॉ देखे और एक्सेप्शन ऑफ लॉ देखे। आज हम देखने जा रहे वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन इन सप्लाई क्या कहता है तो देखते। When quantity supplied of a commodity varies due to change in price, other factors remaining constant। मतलब सिर्फ सप्लाई क्यों चेंज होता है वेरिएशन में, सिर्फ प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है और अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले उसका टाइप है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या कहा गया है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू राइज द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई कमोडिटी की, तो वो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। मतलब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गया, इसलिए उसका कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि फॉल्स इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल्स इन प्राइस। प्राइस अगर मार्केट में कमोडिटी की कम हो गई तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर कम कर देता है। मतलब प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में होता है। और उसका कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। वेरिएशन में मूवमेंट होता है और चेंज इन सप्लाई में शिफ्ट होता है। ये हमेशा आपको याद ध्यान में रखना है कि वेरिएशन में मूव होता है सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। तो देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा और एक्सपेंशन समझ में आ गया हो, तो चेंज इन सप्लाई देखते हैं। चेंज इन सप्लाई में क्या कहते हैं, व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सब चेंज इन सप्लाई में क्या है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे पर प्राइस किसी कांस्टेंट है। और हमने वेरिएशन में क्या देखा था, प्राइस चेंज हो रही है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। पर चेंज इन सप्लाई में क्या है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे और प्राइस किसी कांस्टेंट है। उसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ गिवन अ कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट से, एग्रीकल्चर गुड्स से, उसमें अगर फेवरेबल चेंजेस आए तब भी सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर फेवरेबल चेंजेस आए तब भी सप्लाई इंक्रीज होगा। उसका कर्व शिफ्ट होगा, क्या होगा, शिफ्ट होगा राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। वो कैसा होगा, शिफ्ट होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई में। सेकेंड है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में अनफेवरेबल चेंजेस होने से, अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस होने से सप्लाई कम हो जाता है, उसे डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। जैसे कि वर्कर स्ट्राइक करते हैं, टेक्नोलॉजी में जरा सी गड़बड़ी आ जाती है, अगर टैक्स रेट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई डिक्रीज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे कहा गया है कि डिक्रीज इन सप्लाई का कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई का कर्व शिफ्ट होता है इनवर्ड और इंक्रीज इन सप्लाई का कर्व शिफ्ट होता है आउटवर्ड। तो हम कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। कॉस्ट एंड रिवेन्यू, कॉस्ट मतलब क्या, आपको कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, इसे कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर undertake an act of production, he has to use various input like raw material, labor, capital, etc. He has to make a payment for each input। मतलब आपको इनपुट करने, आउटपुट करने के लिए गुड्स कितनी इनपुट कमोडिटी लगी, इसी का खर्चा निकालने के लिए हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में द एक्सपेंडिचर इंश्योर ऑन दिस इनपुट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विच इंक्रीज इन द नीड्स ऑफ आउटपुट। अगर आपको आउटपुट करने के लिए जो इनपुट का खर्चा लगता है उसे कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट में 3 टाइप्स है। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए
जो खर्चा लगा उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है? जो फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड असेट होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीनरी, ये फिक्स्ड असेट होती है। इससे इन पे जो खर्चा है प्लस जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब क्या, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इस पे जो खर्चा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे जो खर्चा है, उन दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट हमें मिलती है। सेकेंड है वेरेज कॉस्ट। वेरेज कॉस्ट में क्या है? पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी। वेरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी, ये निकालने के लिए हम मेथड यूज करते हैं वेरिएंट कॉस्ट। वेरेज कॉस्ट में देखिए कि हम कैसे निकालते हैं वेरेज कॉस्ट। तो हमने अब तक कितने कमोडिटी प्रोड्यूस किए, आपने सपोज ले लिया, यह एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट, मतलब आपको 800 कमोडिटी आपने प्रोड्यूस की, आपको 800 रुपीज लग गए कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने लगे? फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 14 यूनिट्स, आपने 40 यूनिट प्रोड्यूस किए 800 रुपीज में। समझ में आ रहा है? आपने 40 यूनिट प्रोड्यूस किए 800 रुपीज में, तो आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगा? तो उसे 800 को 40 से, मतलब टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करने पर हमें मिलता है पर यूनिट, मतलब एवरेज कॉस्ट। हमें पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने लगे? 20 रुपीज। थर्ड नंबर का है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या है? वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी। वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी, ये अगर निकालना हो तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट मेथड। उसमें है कि आप एग्जांपल देखते हैं, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस 4 यूनिट, अगर आपने 4 यूनिट प्रोड्यूस के लिए 200 रुपीज में, मतलब 1 यूनिट कितने में पड़ा आपको? 4 डिवाइडेड बाय 200, मतलब 1 यूनिट कितने में पड़ा? 50 रुपीज में। आपको समझ में आ रहा है ना? 4 यूनिट 200 में है, तो 5 यूनिट आपको एक वर्ड एडिशनल, मतलब 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के 250 लगे, तो आपको 250 में से 200 माइनस करने पर आपको वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना खर्चा लगा, वो आपको निकल में आएगा। वो तो है 50 रुपीज। 50 मतलब 200 रुपीज थे, वन आपने एडिशनल यूनिट, मतलब 4 की जगह आपने 5 प्रोड्यूस किए, तो आपको वन एडिशनल कितने लगे? 50 रुपीज, मतलब 50 पर यूनिट है, मतलब एडिशनल यूनिट करने के लिए आपको जो खर्चा लगा उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। सेकेंड पेज पे चलते हैं। रिवेन्यू कंसेप्ट। रिवेन्यू कंसेप्ट मतलब क्या? आपने कमोडिटी बेचने पर कितना कमाया, आपने एक कमोडिटी बेचने पर या कितने सारी कमोडिटी बेचने पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये अगर आपको पता करना है तो रिवेन्यू कंसेप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो रिवेन्यू कंसेप्ट क्या करते हैं? इट इज रेफर टू द रिसिप्ट ऑब्टेन बाय द फर्म्स फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन कमोडिटी। आपने कुछ कमोडिटी सेल करने पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, या कितने यूनिट में कितना हो रहा है, ये अगर मेजर करना है तो आपको रिवेन्यू कंसेप्ट पढ़नी होगी। उसके लिए फर्स्ट टाइप है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या कहता है? द टोटल रिवेन्यू इज द टोटल सेल ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्म्स बाय द सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी गिवन अ प्राइस। मतलब आपने कितने गुड्स सेल, कितने रुपए के गुड्स सेल किए और कितनी क्वांटिटी की थी। मतलब एक एग्जांपल है, इफ फर्म सेल 15 यूनिट्स, 50 यूनिट मतलब 15 यूनिट सेल किए 200 पर यूनिट, मतलब उन्हें इंटू करने पर हमें मिल जाएंगे 3000 रुपीज, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू आपको मिल जाएगा। सेकेंड है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू इट इज अ रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। पर यूनिट मतलब आपको पर यूनिट सेल करने पर आपको कितना रिवेन्यू मिला, ये आपको निकालना है। तो टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मतलब फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ द टोटल रिवेन्यू ऑफ अ 15 कमोडिटी, आपने 15 कमोडिटी सेल की 3000 रुपीज में, तो आपको 1 कमोडिटी सेल करने पर कितना मिला? तो 3000 डिवाइडेड बाय 15, तो इज इक्वल टू आया 200 पर यूनिट सेल करने पर आपको प्रॉफिट मिला, मतलब रिवेन्यू मिला। थर्ड नंबर का है मार्जिनल रिवेन्यू।
आपने 1 एडिशनल यूनिट सेल करने पर कितना प्रॉफिट कमाया ये निकालना है, तो आपको क्या कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट निकालना है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फॉर अ सेल ऑफ 20 टेबल्स, मतलब 20 टेबल्स आपने 4000 में सेल किए, वो 20 सेल किए 4000 में, तो 21 सेल करने के लिए आपको कितने लगे, मतलब कितने आपको मिले, 4200। तो 1 एडिशनल यूनिट सेल करने पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना होगा। तो आपको 4200 में से 4000 माइनस करने पे आपको मिलेंगे 200 पर टेबल सेल कर, मतलब वो एडिशनल सेल करने पर आपको कितने मिले, 200। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे से 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। थैंक यू।